उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसमें यूसीसी यानी समान सिविल कोड लागू हो जाएगा। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। यूसीसी की महज एक खास बात यह है कि अब कोई बहु विवाह नहीं कर सकेगा। सच ये है कि यूसीसी लाने का असली मकसद यही है कि कोई एक से ज़्यादा शादी ना कर सके। एक से ज़्यादा शादियों को ऐसा प्रचलित किया जाता है जैसे हर दूसरा तीसरा मुसलमान एक से ज़्यादा शादियाँ करता है। चूँकि एक से ज़्यादा शादियों का प्रतिशत बेहद कम है, इसलिए इस कानून से कोई किसी पर कोई ख़ास फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहुत गैर मुस्लिम इस्लाम की आड़ में दूसरी शादी करते रहे हैं। यूसीसी से किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज प्रभावित नहीं होंगे। यह समझ से परे है कि उत्तराखंड की सभी अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी की परिधि से बाहर क्यों रखा गया है। इस तरह यह समान सिविल कोड कहाँ रहा। समान सिविल कोड तब होता जब उत्तराखंड के सभी लोगों पर लागू होता। कहा गया है कि अनुसूचित जातियों की रीति रिवाज और परंपराओं को संरक्षण देने के लिए उन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। क्या दूसरों के रीति रिवाज और परंपराओं को संरक्षण नहीं देना चाहिए। यूसीसी में बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशन में रहने पर जेल का प्रावधान रखा गया है। 2 लोगों को साथ रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन एक तरह से शादी ही तो होता है। ये प्रावधान अच्छा है कि विवाह और तलाक का पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित दंपति को समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। मुसलमानों में पहले से ही निकाह के वक्त वकील और गवाह होते हैं। उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बल्कि ये अच्छा ही होगा। यूसीसी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी के अधिकार कुछ खास प्रभावित होते हों। इस कानून को महज राजनीति के लिए लाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपने समर्थकों को एक खास संदेश देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना चाहती है। इसलिए राम मंदिर के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है और अब उत्तराखंड से यूसीसी का दांव खेला गया है। यूसीसी से न किसी का नुकसान है और न किसी का फ़ायदा। मुसलमानों को इस मुद्दे को कुछ ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। तूल देने का मतलब होगा भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना। भाजपा खुद चाहती होगी कि मुसलमानों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हो, जिससे उसे धार्मिक ध्रुवीकरण करने में आसानी हो और मदद मिल सके। मुसलमानों में बहुविवाह की बात को बहुत तूल दिया जाता है। हालांकि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादियों का प्रावधान कुछ खास शर्तों और कुछ खास हालात में रखा गया है। अब यह देख लें कि बहुविवाह पर सरकारी डेटा क्या कहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019-21 में अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की थी। आंकड़ों को आधार बनाकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस ने एक स्टडी की थी। इसके मुताबिक 2006 की तुलना में 2019-21 में बहुविवाह में कमी आई है। भारत में 2019-21 के दौरान 1.4% बहुविवाह के मामले सामने आए थे, जो 2006 के 1.9% से कम थे। IIPS ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि बहुविवाह का मुख्य कारण अशिक्षा और गरीबी है। भारत में शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बहुविवाह के आंकड़े अधिक हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो ईसाइयों में बहुविवाह की परंपरा अधिक है। इसके बाद मुसलमान, बौद्ध और हिंदू में बहुविवाह की संख्या देखी गई है। ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, बौद्ध में 1.5% और हिंदुओं में 1.3% बहुविवाह के मामले सामने आए थे। आंकड़े बताते हैं कि बहुविवाह के मामले में सभी धर्म का समान है, लेकिन हल्ला मुसलमानों को लेकर मचाया जाता है। ये हल्ला क्यों मचाया जाता है ये बताना ज़रूरी नहीं है। इसका मकसद क्या है ये सब जानते हैं। आदिवासी, जिन्हें RSS हिंदू ही मानता है, हैं भी हिंदू ही, उनमें सबसे अधिक बहुविवाह होते हैं। डेटा के मुताबिक आदिवासियों में 2004%, दलितों में 1.5%, पिछड़ों वर्ग में 1.3% और अन्य में 1% बहुविवाह के मामले सामने आए थे। इस तरह हम देखते हैं कि बहुविवाह मुसलमानों में ही नहीं होते, हिंदुओं में भी खूब होते हैं। अगर राज्यों की बात की जाए तो मेघालय में सबसे अधिक 6.1% बहुविवाह के मामले सामने आए थे, जबकि हरियाणा में सबसे कम 0.3% विवाह के केस देखने को मिले थे। हरियाणा में चूंकि लिंगानुपात गड़बड़ाने से बहुत पुरुष एक ही शादी मुश्किल से कर पाते हैं,
इसलिए वहाँ दूसरी शादी करना शायद संभव नहीं होता होगा, इसलिए वहाँ पे आंकड़ा कम है दूसरी शादी का। आज़ादी से पहले भारत में बहुविवाह खूब प्रचलित थे, हर धर्म के लोग बहुविवाह करते थे। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में इसकी वैधता को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन यह आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। भारत के मिजोरम में एक खास चाना जनजाति के पुरुषों को कई शादियों की इजाज़त है। कानून इस जनजाति की बहुविवाह परंपरा में दखल नहीं देता। बांग्लादेश के सिविल कोड में भी हिंदुओं को कई शादियों की इजाज़त है। गोवा सिविल कोड के मुताबिक विशेष परिस्थितियों में हिंदू पुरुषों को 2 शादियां करने की इजाज़त है। अगर पत्नी 25 साल की उम्र तक बच्चा पैदा न कर पाए तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। इतना ही नहीं, गोवा सिविल कोड के मुताबिक अगर पत्नी 30 साल तक बेटे की मां न बन पाए तो पति को दूसरी शादी करने की इजाज़त मिल सकती है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ इतनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुविवाह का मतलब यह निकाला जाता है कि एक पुरुष का एक से ज़्यादा शादियां करना। हिंदू महाकाव्य महाभारत में पंचला के राजा की बेटी द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से हुआ था, ये सब जानते हैं। वो प्राचीन काल की बात थी, लेकिन आधुनिक भारत में देश के कई हिस्से हैं जहां एक से ज़्यादा पति रखने का चलन आज भी जारी है। कुछ धार्मिक परंपरा की वजह से करते हैं, जबकि अन्य ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ एक परिवार के सभी भाई एक ही महिला से विवाह करते हैं। मिरर उत्तराखंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां आज कलयुग की द्रौपदी आपको मिल जाएंगी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाखा मंडल गांव की जौनसारी जनजाति के लोग आज भी अपनी धार्मिक परंपरा के चलते पोलेंड्री विवाह करते हैं। पोलेंड्री दुनिया भर में कई समाजों का एक हिस्सा है, जिसमें एक महिला के पास एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पति होते हैं। कई लोगों के लिए भले ही ये प्रथा अजीब हो, लेकिन कुछ स्थानीय लोग इसे नॉर्मल मानते हैं। उनके मुताबिक ये एक प्रथा है जिसमें महिला को पहले पति के भाइयों से शादी करनी होती है। ध्यान रहे कि उत्तराखंड में लाए गए यूसीसी बिल में उत्तराखंड की जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। सवाल है कि एक से अधिक पत्नी रखने पर रोक लगी है, तो एक से ज़्यादा पति रखने पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या यह कुप्रथा नहीं है? अगर नहीं है तो एक से अधिक पत्नी रखना क्यों कुप्रथा है? उत्तराखंड की जनजातियों में मुख्य रूप से 5 प्रमुख समूह शामिल हैं, जिनमें जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भूटिया जनजाति शामिल हैं। रिकॉर्ड के अनुसार कुल आदिवासी आबादी का लगभग 94.50% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और शेष प्रतिशत आदिवासी आबादी शहरों में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में जनजातीय आबादी का कम प्रतिशत है। ये समझा जा सकता है कि यूसीसी से आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया है। आदिवासी यूसीसी से प्रभावित होते तो ये उनकी रीति रिवाज और परंपराओं में दखल माना जाता और वे भाजपा से नाराज हो सकते थे। अपने वोट बैंक को भाजपा कभी नाराज नहीं करती, निशाना उसी पर साधती है जो उसका वोट बैंक नहीं है। यह कहने में गुरेज नहीं कि उत्तराखंड सरकार का यूसीसी बिल राजनीति से प्रेरित है। इस बिल से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तय है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 11 लोग मारे गए। घायलों की ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि पटाखों की यह फैक्ट्री ब्लैक लिस्टेड थी। अगर फैक्ट्री ब्लैक लिस्टेड थी तो वे चल कैसे रही थी? किसके संरक्षण में चल रही थी? क्या फैक्ट्री संचालक पर एनएससी की कार्रवाई होगी? नहीं होगी। अगर फैक्ट्री संचालक के ताल्लुक सत्तारूढ़ दल से होंगे, पार्टी को वह मोटा चंदा देता होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने एक्स पर लिखा कि हरदा पटाखा फैक्ट्री का मालिक भाजपा नेता है। इनकी ब्लैक लिस्टेड फैक्ट्री एक बड़े कद्दावर नेता के संरक्षण में चल रही थी। फैक्ट्री में विगत वर्षों में 2 बार विस्फोट पहले भी हो चुके हैं, जिसमें 6 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन्होंने लिखा 2011 में टीकमगढ़ एवं राव में पटाखा फैक्ट्री में 14 लोग और 2014 में बड़नगर की पटाखा फैक्ट्री में 15 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 में झाबुआ के पेटलवद ब्लास्ट में 79 लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने इन घटनाओं से क्यों कुछ नहीं सीखा? अरुण यादव के आरोप गंभीर हैं, लेकिन विपक्ष के आरोपों को न सरकार तवज्जो देती है न मीडिया तवज्जो देता है।
अगर अरुण यादव के आरोप सही हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि फैक्ट्री के मालिक के सत्तारूढ़ पार्टी से क्या संबंध है और फैक्ट्री मालिक को हरदा के किस नेता का संरक्षण प्राप्त है। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद ही आबादी क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। फैक्ट्री मालिक और संरक्षण देने वालों के खिलाफ सरकार क्या सख्त कार्रवाई करेगी। जब फैक्ट्री अवैध थी तो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से आई। इसी फैक्ट्री में 3 साल पहले 2021 में हुई एक और घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में फैक्ट्री के मालिकों में से एक राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उसकी जमानत हो गई थी। हादसे होने के बाद भी बिना सुरक्षा मानक पूरे किए कोई फैक्ट्री अवैध रूप से चलती रहे, ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक फैक्ट्री मालिकों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त न हो। अगर ये फैक्ट्री किसी विपक्ष के नेता की होती या इसमें मुस्लिम एंगल होता तो अब तक उस नेता पर सभी एजेंसियां टूट पड़ती। अगर मुसलमान फैक्ट्री का मालिक होता तो उसका कनेक्शन ISI और अलकायदा से जोड़ दिया जाता और अब तक UAPA लगाकर जेल में डाल दिया जाता। ये लापरवाही हादसा नहीं अपराध है। हरदा से आने वाले रसूखदार पूर्व मंत्री अब कहाँ हैं, मजाक बना दिया है। 3 बार इसी फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, लाइसेंस सस्पेंड था, फिर भी फैक्ट्री चल रही थी। लाइसेंस था भी तो बिक्री और पटाखे रखने का था। फिर जांच होगी, कमेटी बैठेगी, उसकी नोटंकी होगी, लेकिन सब जानते हैं कि उसका कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।